सो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो कल आपका एग्जाम है हिंदी का। तो चलिए आपके लिए मैंने कई सारे की फ्रेम को ऐड किया है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है, ललित निबंध है। चलिए इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा जो है वह एक निबंध है, जो ऊपर भी आपको लिखा हुआ है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और उनका जीवन परिचय को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश जो है उसी के एक गांव में महू में हुआ था। वह एक दलित परिवार से थे। चलिए और भी उनके बारे में जानते हैं। उन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। बड़ौदा नरेश के आर्थिक सहयोग से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और लंदन में अध्ययन किया था उन्होंने। और चलिए देखते हैं उनके चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे। तो ये आपके कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हो सकता है यह आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछ दे। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले। चलिए देखते हैं। और संविधान के निर्माण में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अहम भूमिका था और अहम योगदान था। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। उन्होंने एक मानव के लिए बहुत सा कार्य को भी किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं, तो चलिए उनकी रचनाओं को भी अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं। द कास्ट इन इंडिया के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। और ये आपको इंग्लिश में वहां पर नहीं देगा, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में देगा हिंदी में भी देगा उस सभी को। देखिए और अगला नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक भी भीमराव अम्बेडकर ही है। बुद्धा एंड हिज धामा वो भी भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही रचित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाम्यांग 21 खंडों में प्रकाशित हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और इसका हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। तो चलिए देखते हैं और भी इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। देखते हैं जाति प्रथा और बेरोजगारी के बारे में, जो भीमराव अम्बेडकर ने इस चैप्टर में बताया है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। उन्होंने बताया कि जो भारत है उसमें लोगों को क्रमों के अनुसार ना बांट कर उन्हें जातियों के अनुसार बांटा गया है। जैसे अगर नाई का बेटा है तो वह नाई ही बनेगा। तो देखिए 18 नंबर है, जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। ये इस तरह बांट देता है कि अगर कोई नाई का बेटा है तो वह नाई का ही काम करेगा, अगर उसका किसी और में भी रुचि है तो वह नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता है। चलिए देखते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। ये उनका बहुत ही एक अच्छा लाइन है, जो सभी आदर्श और समाजों को एकता की नजर से देखता है। और भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। चलिए देखते हैं और भी कौन कौन से हैं। आधुनिक समाज और श्रम विभाजन। आधुनिक समाज में हालांकि यह बहुत हद तक सुधार भी हुआ है, फिर भी देखते हैं उनके बारे में उन्होंने क्या राय दिया है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि यह कार्य कुशलता बढ़ाता है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। सच्चे लोकतंत्र में भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। वो बताते हैं कि जो सच्ची लोकतंत्र है उसमें एक दूसरे के भाईचारा जो है ऐसा होना चाहिए कि जैसे दूध और पानी का मिश्रण, जो थोड़ा भी अलग नहीं दिखता हो। चलिए देखते हैं। और अगला नंबर चैप्टर है बीस के दांत, जो कि एक कहानी है और यह नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित है। तो देखिए इससे आपका पूरे किताब का ही रिवीजन हो जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर आप लोग फिर मिले या ना मिले इस वीडियो तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर है कि यह कौन सी विधा है इस कहानी की। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यह एक कहानी है और यह कहाँ से लिया गया है। विष के दांत जो है कहानी संग्रह, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से यह लिया गया है। वो बहुत सारे संग्रह होते हैं जहाँ से छोटे छोटे भाग को लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं और भी क्या है। लेखक नलिन विलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। चलिए और भी देखते हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में किया और एमए संस्कृत और हिंदी में पटना विश्वविद्यालय से किया है। देखिए उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों में ही किया है, वो भी पटना विश्वविद्यालय से। तो देखिए हमारे पटना और जैसे हम लोग बिहार के हैं, हमारे लिए यह बहुत ही गौरवान्वित करने वाला प्रश्न है।
तो अगर ये प्रश्न आप में आता है तो आपको इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उनकी प्रमुख रचना है साहित्य साहित्य का इतिहास दर्शन। कई बार प्रमुख रचनाएँ भी उनकी पूछ लेती है, इसलिए मैंने उसको भी ऐड किया है और आप उसे याद रखिएगा। अगर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन को उठाकर पूछ लेता है, तो आप लोग कहीं से भी उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कहानीकार से कहानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण है, कहानी में और क्या-क्या हुआ है, हम लोग की फ्रेम की मदद से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कहानी किसके अंतर्विरोधों को उजागर करती है। यह जो कहानी है पूरी तरह से एक मध्यम वर्ग के लिए है, जिसमें एक अमीर परिवार होते हैं तथा एक गरीब परिवार होते हैं। चलिए देखते हैं और भी। सेन साहब थे और उनके पुत्र का नाम आप कमेंट में लिखिए, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ सेन साहब का जो कार था वह काला रंग का था और वह 7,500 रुपए का था। चलिए देखते हैं, जो गिरधर लाल था यानी मदन के पिता, वह सेन साहब के यहाँ क्या थे? तो वह एक किरानी थे। चलिए देखते हैं सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? उनके बेटा का नाम कासू या उसे खोखा भी कह सकते हैं, दोनों का ही उपयोग कहानी में किया गया है। सेन साहब है, उनकी 5 पुत्रियाँ होती है और जो सेन साहब है अपना पुत्र यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अगर ये पूछ ले तो आप लोग देख लीजिएगा, बिज़नेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। घर के नियमों में अपवाद कौन था? यही एक शख्स है जिसके लिए घर के कानून को भी तोड़ना पड़ जाता था। कासू जो कि है या उसे खोखा कह लीजिए आप लोग, इसके अनुसार ही घर के नियमों को बदला जाता था। चलिए देखते हैं और भी क्या-क्या है। पुत्रियों के प्रति नज़रिया, यानी जो सेन साहब है, उनके पुत्रियों के प्रति क्या नज़रिया था? वह एक अपने पुत्रियों को कठपुतली मानते थे और वो बहुत ही सुशील थे। उनकी 5 पुत्रियाँ जो थी, जो उनके पिता या माता उनकी कहती थी, वही करती थी। मदन का परिचय, वह गिरधर लाल का पुत्र था, वही गिरधर लाल जो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? मदन ने कासू के कितने दाँत तोड़े थे? एक बार लड़ाई हो जाती है मदन और कासू के बीच, जिसमें मदन ने कासू के 2 दाँत तोड़ दिए। चलिए देखते हैं और भी मदन और कासू के विवाद का कारण क्या था? वह लट्टू के लिए दोनों लड़ रहे थे। कासू बोला कि मैं भी खेलूँगा और मदन ने उसे मना कर दिया, जिससे उसमें आपसी विवाद हो गया और उसी के दौरान का मदन ने कासू के 2-2 दाँत तोड़ दिए। ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? ड्राइवर ने मदन को धक्का दिया। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। यहाँ जब वो दोनों लड़ाई कर रहे थे तो किताब में एक लाइन है जिसमें बोला जाता है कि वो वैसे लड़ रहे थे जैसे कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते लड़ाई करते हैं। तो अगर ये पूछे कि यह जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 20 की दात कहाँ से लिया गया है ये। चलिए ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा था? तो देखिए सेन साहब ने कहा था और मदन के लिए मामूली बात क्या था? मदन जो था एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता था और उसके लिए मार खाना उसका मामूली बात था उसके लिए। खोआ की 5 बहनें कौन-कौन सी थी? उनका क्या-क्या नाम था? तो नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये ऐसे अक्सर पूछता नहीं है लेकिन आप लोग याद रखिएगा, हो सके तो 2 मार्क्स में पूछ दे, खोखा के दाँत किसने तोड़ा था? तो देखिए आप लोग बहुत सारे पढ़ लिया और कमेंट भी करते चलिएगा। जो भी सवाल आते हैं सबको कमेंट करते चलिएगा। खोखा का दाँत मदन ने तोड़ा था। सेन साहब की आँखों का तारा कौन था? सेन साहब की आँखों का तारा उनका एक इकलौता पुत्र खोखा था। खोखा था। सिद्धांतों के बदलाव किसके अनुसार? उस उनके घर में एक ही लड़का था जिनका नाम था खोखा और उसी के अनुसार सिद्धांतों और उनके नियमों को बदलना पड़ जाता था। वह एक बहुत शरारती इंसान था। देखिए मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन जो 20 की दाँत कहानी है उसमें सेन साहब कहते हैं। सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी? तो सुशील थी। चलिए हमारा 2 चैप्टर खत्म हो चुका है और तीसरे चैप्टर पर बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे? यह एक भाषण है जिसे मैक्स मुलर ने लिखा है। मैक्स मुलर ने। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में और भी। पाठ की यह एक भाषण है और लेखक इसके मैक्स मुलर हैं। चलिए मैक्स मुलर का जीवन परिचय जरा थोड़ा-सा जान लेते हैं हम लोग। मैक्स मुलर का पूरा नाम हेनरिक मैक्स मुलर है। हो सकता है ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, इसलिए इन सभी की फ्रेम को आप लोग याद करते चलिएगा। उनका जन्म 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी में हुआ था। पिता विलेम मुलर, जब मैक्स मुलर केवल 4 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी याद कर लीजिएगा। शिक्षा 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृति का अध्ययन शुरू किया। मैक्स मुलर और भारत। मैक्स मुलर जो है भारत के बारे में क्या बताते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम बताते हैं आपको। उन्होंने भारत के सर्वाधिक संपन्न देश बताया है। भारत को उन्होंने
बहुत ही परिपूर्ण देश बताया है। कठ और केन उपनिषदों, साथ ही मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। संस्कृत साहित्य को यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल माना है। उन्होंने माना है कि हाँ, भारत से अच्छा कोई भी देश नहीं है। भारत तो ऋषि मुनियों का देश रहा है, वह भगवानों का देश रहा है। संस्कृत साहित्य हो गया वो, तो उन्होंने कहा कि सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है। ये आपसे कई बार 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों हो सकता है? तो ग्रामीण भारत में हो सकता है, और क्यों हो सकता है आप लोग कमेंट में लिखिए। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। इसमें आपको इस तरह से पूछेगा कि किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा स्वामी विवेकानंद। या इसे इस क्वेश्चन को कई तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैक्स मुलर को सम्मान और कौन-कौन सी उपलब्धियाँ भी प्राप्त हुई है। महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दी, लेकिन मैक्स मुलर ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनका निधन 28 अक्टूबर 1900 को हुआ। देखिए, महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की भी उपाधि दी, फिर भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वैसे-वैसे महान थे वो। देखिए, और देखते हैं उनके महत्वपूर्ण अन्य अन्य भी जो चैप्टर है, उसमें और कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसे भी हम लोग लाइन बाय लाइन। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। भारत में नीतीश कथा के अध्ययन से नव जीवन का संचार हुआ। संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा माना गया है। ये तो परम सत्य है कि संस्कृत ही दुनिया को भाषा देने वाला एक भाषा है। अन्य ऐतिहासिक संदर्भ, वॉरेन हेस्टिंग के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। ये भी आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा के जरिए 1883 में भारत पहुंचे थे। निवृत्ति विधा का संबंध मानव विज्ञान से है। देखिए, हम लोग चलते हैं चौथा नंबर चैप्टर में, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है जिन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचा है। यह एक ललित निबंध और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। उनका जन्म 1960 छपरा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखिए, और मृत्यु 1979 को दिल्ली में हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां अशोक के फूल, आलोक पर्व, वान भट्ट की आत्मकथा, आनाम दास का पोथा आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और आप लोग जरूर बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। निबंध से जुड़े तथ्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं? सवाल लेखक से उनकी छोटी बेटी पूछा। जो लेखक थे उनसे यह पूछा जाता है कि कौन था जो लेखक से सवाल पूछता है कि आखिर नाखून बढ़ते क्यों हैं, तो उनकी छोटी जो बेटी थी वही पूछती है। यह निबंध द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। नाखून बढ़ते नाखून जो है हमें पांचवी वृत्ति यानी जो पहले का मनुष्य था पशु प्रवृत्ति के, उसकी याद दिलाते हैं। लेखक ने नाखून को निर्लज अपराधी भी कहा है। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति इसी निबंध से ली गई है। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। सहजात वृत्ति का अर्थ अनजान स्मृति से है। देखिए, और उसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह विचार कालिदास का है। यह एक अलग से क्वेश्चन होता है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके लिए यह इस क्वेश्चन को भी डाला गया है। अगर अलग से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है इसमें से आपको पूछ दें। दधीची मुनि की हड्डियों से किसका ब्रज बना था? यह भी आपके लिए बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इंद्र का ब्रज दधीची मुनियों के हड्डियों से बना है। ये आपसे बहुत वीवीआई है। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। नागरी लिपि निबंध के लेखक गुणाकार है। तो देखिए क्या है, यह एक निबंध है पाठ की और इसके लेखक गुणाकर मूल्य हैं। गुणाकर मूल्य का परिचय, उनका जन्म 1935 अरामवती महाराष्ट्र में हुआ था और निधन 2009 में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां, चलिए देखते हैं उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। उनकी प्रमुख कृतियां अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, 2500 से अधिक लेख और
30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित किए। तो देखिए ये भी बहुत सारे लिखे हैं, 2500 लिखना कोई मामूली बात नहीं होती है और इन्होंने 2500 लेख लिखे हैं और 30 से अधिक पुस्तकें। चलिए देखते हैं और भी निबंध से जुड़े थोड़ा-सा तथ्य को और देखते हैं क्या-क्या है इस चैप्टर में। नागरी लिपि पाठ गुणाकार मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। ये भी आपसे पूछता है कि कहाँ से नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख प्राप्त हुए थे। 9वीं सदी से नागरी लिपि के लेख मिलने लगे। विजयनगर के शासकों 15वीं सदी के नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किया। बेतमादान पत्र भारत में 1020 ईस्वी का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत वीवीआई है। देखिए केरला के शासकों ने अपने सिक्कों पर देवनागरी लिपि वीर केरलस्य लिखा। पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप में लगभग 200 साल पहले बने। भारतीय भाषाएं और साहित्य, तो चलिए इसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी और इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये आपसे 2 मार्क्स में भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सभी दक्षिणी भारतीय भाषाएं रामायण, संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं। देखिए स्वरहपाद को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। दोहा कोश की रचना शरहपाद ने किया था। प्राचीन भारतीय विद्वान और वैज्ञानिकों परमार शासक भोज धरानगरी के थे। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिकों में मान गणना, मेंडलीफ और सौरमंडल, सूर्य नक्षत्र जैसे विषयों का अध्ययन किया गया। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में लिखकर कि आखिर मेंडलीफ कौन थे और वे क्या-क्या किए थे। तो चलिए देखते हैं और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या-क्या प्रयोग था। और चलिए देखते हैं 6 नंबर चैप्टर जिसका नाम है बहादुर। यह तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हमको मालूम है। बहादुर एक कहानी है। बहादुर जो कहानी है उसके लेखक अमरकांत है। अमरकांत दुबे, जिनका जन्म 1925 में हुआ था। अमरकांत का जन्म नगर बलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लिया जाए जिससे अच्छे से आपको दिख पाए। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किसकी कहानी को डिप्टी कलेक्टरी से पुरस्कृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा है रचना डिप्टी कलेक्टरी से पुरस्कृत किया गया था। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। ये भी आपसे कई बार, ये जो रचना है अमरकांत दुबे का जो रचना है, ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि किसकी रचना है। तो ये सभी याद रखिएगा अमरकांत। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही है कि कौन सा पुरस्कार मिला था उन्हें, डिप्टी कलेक्टरी। लेखक के लड़के का नाम क्या था, किशोर, और उनकी पत्नी का नाम निर्मला था। देखिए और क्या क्या है। बहादुर ने किसे पीटा था। बहादुर जो कि एक बार जंगलों में भैंस को मार दिया था और उनकी माँ बहुत ही उससे दुखी होकर और बहादुर को भी बहुत मारी थी। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई थी। तो बहादुर से मार खाकर सीधे माँ के पास पहुंच गई। बहादुर अपने घर से 2 रुपए लेकर भाग गया। अपनी माँ से मार खाकर बहादुर झाड़ियों में छुपा हुआ था। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया। तो लेखक के साला लाया। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहादुर लेखक के यहाँ नौकर बना था और बहादुर का उम्र 12 वर्ष था। बहादुर किशोर से मार खाकर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था हमेशा। बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इल्जाम लगाया था चोरी का, वो भी 11 रुपए के चोरी का, जो बहादुर ने किए ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ केवल बहाने बनाने के लिए ही ऐसा किया था। देखिए और भी क्या है। बहादुर लेखक को क्या कहता है। बहादुर लेखक को बाबूजी कहता है। बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया। सिलबट्टा टूट गया था बहादुर के हाथों से गिरकर। बहादुर ने क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा। बहादुर के रोटी न बनाने पर बहादुर कहाँ रहने वाला था। बहादुर नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाला था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो वो माँ की मार की वजह से भाग गया था।
बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया था? बहादुर के नाम से निर्मला ने दिल उड़ा दिया था, क्योंकि बहादुर एक गरीब परिवार से था और वह एक नौकर था, इसीलिए उसके पूरे नाम से दिल बहादुर से सिर्फ बहादुर रखकर दिल को उसने हरा दिया था। देखिए बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आई थी? रविवार के दिन। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का। लेखक के घर जब मेहमान आए थे तो खाने में क्या बना था? रहू रहू मछली और देहरादूनी चावल। तो चलिए देखिए 7वां नंबर चैप्टर है। इतने चैप्टर को हमने बहुत जल्दी खत्म कर दिया है और फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो चलिए देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर है। यह एक निबंध है जिन्हें रामविलास शर्मा ने लिखा है। रामविलास शर्मा का परिचय। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उच्च गांव शानी उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 30 मई 2000 में दिल्ली में हुआ था। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य किया। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री 1949 से 1953 तक भी रहे थे। उन्होंने प्रमुख उनकी कृतियां जो है प्रमुख कौन कौन सी हैं? निराला की साहित्य साधना। इस कृति पर इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, साहित्य अकादमी बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी थी। निबंध से जुड़े तथ्य। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। यह पंक्ति इसी निबंध से ली गई है। परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक होती है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। जातीय असमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों होता है। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि देने का श्रेय रामविलास शर्मा को जाता है। तो देखिए यह आपका पढ़ाई हो जा रहा है और इसका नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। तो चलिए देखिए, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा। आप लोग जाइएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। उसी में आपको पीडीएफ मिलेगा और भी सभी चैप्टर का और सभी बुकों का भी पीडीएफ मिलेगा उसमें। ऐतिहासिक संदर्भ। जारशाही रूस में स्थित थी। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि सोवियत संघ के लोग जो थे हिटलर के विरोधी, किस संग्राम को महाराष्ट्रीय संग्राम कहते थे? यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य का नियामक नहीं है। सामाजिक और दार्शनिक विचार क्या है? सामाजिक और दार्शनिक विचार। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता अधिक प्रगतिशील है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक होता है और सीमितता का अर्थ पहचान से है। ये आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक होता है। चलिए हम लोग अगला नंबर चैप्टर देख लेते हैं। जी जीत में निर्गत हूँ। यह एक साक्षात्कार है जिन्हें पंडित बिरजू महाराज ने लिखा है। चलिए देखते हैं पंडित बिरजू महाराज का जीवन परिचय। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 में लखनऊ में हुआ था। निधन 16 जनवरी 2022 में। वह एक कथक नृत्य के महान कलाकार थे। लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के नर्तक थे। जब उनके पिता का देहांत हुआ तब वे 9.5 वर्ष के थे। ये भी आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि वह जब उनके पिता का देहांत हुआ तब वो कितने वर्ष के थे। तो याद रखिएगा 9.5 वर्ष के। आप लोग कमेंट करते रहिएगा जिससे आपको याद होता जाएगा सभी क्वेश्चनों को। उनकी 3 बहनें थी। सबसे छोटी बहन 8 साल बड़ी थी उनसे। सबसे बड़ी बहन जो 15 साल बड़ी थी। चलिए पंडित बिरजू महाराज के परिवार और गुरुत्व के बारे में जानते हैं। उनके जो पिता है अच्छनन महाराज, जो एक गुरु और प्रेरणा स्रोत है। चाचा शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज ने खुद को पिताजी का शागिर्द माना है। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज ने किसको शागिर्द माना है? तो आपकी अपने पिता को। और उन्होंने गांडा बाबूजी पिता ने बांधा। संगीत भारती में प्रवेश कपिला जी ने कराया और नेपाल में झुमक लाल नामक रिश्तेदार थे।
चलिए हम लोग देखते हैं उनके नृत्य और उपलब्धियों के बारे में। नृत्य शैली कथक था। 27 वर्ष की आयु में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा, अवार्ड का नाम बार-बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सब याद रखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था उनको 27 वर्ष की आयु में। अंतिम बार अपने पिताजी के साथ मैनपुरी में कार्यक्रम किया। अपने पिताजी के 13वीं के लिए 2 कार्यक्रम कर 500 रुपए कमाए। उन्होंने अपनी शिष्य शाश्वती को अपना शागिर्द माना। नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। 500 रुपए नजराना देकर अपने गुरु पिताजी के गांडा बंधवाया। देखिए ये भी आप लोग याद रखिएगा कि उन्होंने 500 रुपए कमाए थे उनकी पिताजी के 13वीं के लिए, जो 2 कार्यक्रम किए थे उन्होंने। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। हलकारे का अर्थ संदेश वाहक होता है, शागिर्द का अर्थ शिष्य, और दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने पर वे अम्मा के साथ लखनऊ चले गए थे। और बताइए ये आप लोग कि पंडित बिरजू महाराज थे, वो अम्मा को अपना क्या मानते थे? आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है अभिन्यु। यह एक ललित रचना है जो कि अशोक वाजपेयी ने लिखा है। चलिए अशोक वाजपेयी के जीवन परिचय को भी जान लेते हैं। उनका जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ है। मूल निवासी मध्य प्रदेश, और माता का नाम निर्मला देवी तथा पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में और एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने किया था। 3 दर्जन से अधिक मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित किए। ये आप लोग याद रखिएगा, 3 दर्जन से अधिक मौलिक और संपादित कृतियों को प्रकाशित किया। प्रमुख रचनाएं: एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं तो वही, थोड़ी सी जगह। ये सब याद रखिएगा आप लोग। अभिनव से संबंधित तथ्य देखिए, उस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। अभिनव दक्षिण फ्रांस में स्थित एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। लेखक 10 वर्ष पहले अभिनव गए थे और वहां 19 दिन रुके। इस दौरान 25 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। और ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, देखिएगा ये क्वेश्चन बैंक में कई बार आपके आया हुआ है, तो ये आपको याद रखिएगा। 35 कविताएं और 27 गद्य वाला भी आपसे 3 बार शायद पूछा हुआ है। लेखक अपने साथ हिंदी टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें और संगीत के टेप्स भी ले गए थे। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा। यहाँ प्रत्येक वर्ष रंग समारोह आयोजित होता है। लेखक अभिनव रंग समारोह में भाग लेने गए थे। अभिनव के पास विल्नव नामक एक छोटा सा गांव है। देखिए विल्नव और अभिनव के बीच रोन नदी स्थित है। ला शत्रुज एक ईसाई मठ है जिसे फ्रेंच शासकों ने बनवाया था। 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति का इसका धार्मिक उपयोग होता रहा। कार्थुशियन संप्रदाय का यहाँ एक ईसाई मठ भी था। पिकासो का प्रसिद्ध कृति मादा मोलेज द अविन्यो इसी शहर से जुड़ी थी। ये आप लोग याद रखिएगा, मादा मोलेज द अविन्यो। आपसे पूछ सकता है कि किस शहर से वह था। पीटर ब्रू का विवादित नाटक महाभारत सबसे पहले अविन्यो में पुस्तक किया जाने वाला था। लेखक को नदी किनारे विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है, यही था। वे नदी की तुलना कविता से करते हैं। अविन्यो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अत्यर्थवादी कवि आद्रे ब्रिता रेनेसा और पॉल एलुआर। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहूंगा। और चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर से एक नए वीडियो को हम लोग लाते हैं।